क्या कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की वो छोटी छोटी आदतें जिन पर हम शायद ही ध्यान देते हैं, उनमें कितने अनदेखे खतरे छिपे हो सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम अक्सर दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और अचानक किसी की पानी की बोतल या कप से एक सिप ले लेते हैं, है ना? बहुत ही आम सी बात लगती है, लेकिन क्या ये वाकई बिल्कुल सेफ है? सच तो ये है कि ये साधारण सा काम एक ऐसे वायरल खतरे का रास्ता खोल सकता है जो हर वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 90%। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के डेटा के हिसाब से दुनिया की 90% से ज्यादा आबादी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एप्स्टीन बार वायरस यानी EBV से इन्फेक्ट हो चुकी है। ये नंबर सच में बहुत विशाल और हैरान करने वाला है। मतलब ये लगभग हर जगह है। तो आखिर ये एप्स्टीन बार वायरस है क्या भला? मेडिकल कम्युनिटी इसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के पीछे का मुख्य विलेन मानती है। आम बोलचाल में लोग इसे किसिंग डिजीज भी कह देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यह वायरस मुख्य रूप से हमारी लार यानी सलाइवा में घर बनाकर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस आखिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है? चलिए इसके फैलने के तरीकों पर नजर डालते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ किस करने से फैलता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि किसी के साथ पानी की बोतल, ग्लास या प्लेट शेयर करना या फिर किसी के खांसने और छींकने से निकले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आना भी इसे बहुत तेजी से फैलाता है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए भी इसका ट्रांसफर हो सकता है। अब एक बार जब ये वायरस शरीर में चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है? चलिए इसके पनपने और रिकवरी की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। होता ही है कि वायरस के संपर्क में आते ही एकदम से कोई लक्षण नहीं दिखते। शुरू के 4 से 6 हफ्ते तक ये शरीर में बिल्कुल खामोशी से अपना घर बनाता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और फिर अचानक से अगले 4 या उससे ज़्यादा हफ्तों तक इसके गंभीर लक्षण सामने आने लगते हैं। तेज़ बुखार आता है, लिम्फ नोड सूज जाते हैं और स्प्लीन यानी तिल्ली का आकार बढ़ जाता है। एक और बहुत क्रूशल बात, रिकवरी के बाद भी कम से कम 4 हफ्तों तक किसी भी तरह की भारी एक्सरसाइज से बचना बेहद जरूरी है, वरना बढ़ी हुई तिल्ली को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प और सच कहूँ तो थोड़ा डराने वाला फैक्ट ये है कि जब बीमारी ठीक हो जाती है तब भी ये वायरस शरीर को पूरी तरह से छोड़कर नहीं जाता। जी हाँ, ये जिंदगी भर हमारे शरीर के अंदर एकदम शांत या सुप्त अवस्था में छिपा रह सकता है। तो जब ये इतना छिपा हुआ रहता है तो डॉक्टर्स इसकी पहचान कैसे करते हैं? आइए इसके डायग्नोसिस और कुछ छिपे हुए खतरों पर बात करते हैं। डॉक्टर्स इसके लिए एक बहुत ही सधी हुई अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले वो फिजिकल चेकअप करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं गर्दन में सूजन तो नहीं है, लिम्फ नोड्स या स्प्लीन बढ़े हुए तो नहीं है। फिर इसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि क्या शरीर इस वायरस से लड़ने के लिए खास एंटीबॉडीज बना रहा है। साथ ही व्हाइट ब्लड सेल्स, खासकर लिम्फोसाइट्स का काउंट चेक होता है। अगर ये बहुत बड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि इन्फेक्शन काफी गंभीर है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो असल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मायो क्लिनिक की 2026 की एक बहुत ही अहम स्टडी ने इस आम से वायरस का कनेक्शन एक बेहद गंभीर बीमारी से जोड़ दिया है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने करीब 19,000 लोगों के डेटा को एनालाइज किया और जो सामने आया वो किसी को भी चौंका सकता है। उन्होंने पाया कि जिस इंसान को पास्ट में मोनोन्यूक्लियोसिस का इन्फेक्शन हुआ है, उसे आगे चलकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इन दोनों आंकड़ों को अगर हम साथ रखकर देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। जिन्हें कभी मोनो नहीं हुआ था, उनमें MS का रिस्क सिर्फ 0.07% था, लेकिन जिन्हें पहले मोनो का इन्फेक्शन हो चुका था, उनका रिस्क बढ़कर सीधे 0.17% हो गया। साफ शब्दों में कहें तो मोनो इन्फेक्शन होने से भविष्य में MS होने का खतरा लगभग 3 गुना तक बढ़ जाता है ना? ये सोचने वाली बात। वैसे अपनी चीजें शेयर करके सलाइवा ट्रांसफर होने के खतरे सिर्फ EBV तक सीमित नहीं हैं। इसके जरिए कई और वायरस और बैक्टीरिया भी फैलते हैं, जैसे ओरल हर्पीज जिससे होंठों पर छाले पड़ जाते हैं, या फिर स्ट्रेप थ्रोट और नॉर्मल फ्लू जो ड्रॉपलेट्स के जरिए बहुत ही आसानी से दूसरों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि ये हेपेटाइटिस A, B, C और एडिनो वायरस जैसे गंभीर इन्फेक्शंस को भी ट्रिगर कर सकता है। अब सवाल है कि जब इस वायरस के लिए कोई पक्की और स्पेसिफिक दवा बनी ही नहीं है तो बचाव कैसे हो?
इसका सबसे बेहतरीन उपाय हमारी अपनी हाइजीन और रिकवरी के तरीके ही हैं। अगर कोई इससे इन्फेक्ट हो जाए तो रिकवरी के लिए आराम करना सबसे जरूरी है। खूब पानी पीते रहना चाहिए और गले के दर्द से राहत के लिए गुनगुने नमक के पानी के गरारे करने चाहिए। एक और बहुत ही क्रिटिकल चीज है अपनी स्प्लीन को बचाना। ठीक होने के बाद भी कम से कम 4 हफ्तों तक भारी खेलकूद या एक्सरसाइज से पूरी तरह दूर रहना है। और हाँ, अगर टॉन्सिल्स में बहुत ज्यादा सूजन आ जाए जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो तुरंत ध्यान देना चाहिए, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है। इस पूरी चेन को तोड़ने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, हाइजीन और थोड़ी सी दूरी। अपनी पर्सनल चीजें जैसे बर्तन, पानी की बोतल या ग्लास भूलकर भी किसी के साथ शेयर ना करें। जो लोग खांस या छींक रहे हैं उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें ताकि उनके संक्रामक ड्रॉपलेट्स हम तक ना पहुंचें। अगर हम साफ सफाई के इन नियमों को अपनी आदत बना लें तो इस वायरस को आसानी से मात दी जा सकती है। तो इस अदृश्य वायरल सफर को इतनी गहराई से समझने के बाद अब हमें खुद से ये पूछना होगा कि जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना सोचे समझे दोस्तों या सहकर्मियों के साथ शेयर कर लेते हैं, क्या अब हम उन्हें लेकर ज़्यादा सतर्क नहीं होंगे? क्या हमारी वो एक छोटी सी सित लेना किसी बड़े खतरे की वजह तो नहीं बन सकती? इस एक्सप्लेनर का मकसद यही है कि हम अपनी उन छोटी छोटी आदतों पर बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि जब बात स्वास्थ्य की हो तो साफ सफाई अपनाना और सतर्क रहना ही सबसे बड़ी समझदारी